हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th के लिए हम केमिस्ट्री का सीरीज लेके आए हुए हैं। इस सीरीज में केमिस्ट्री के सारे चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे। अभी हमारा फिजिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए 10th के। एक चैप्टर बाकी है, उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। और अभी मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। इससे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से, इस चैप्टर से। तो हमारा मेन पर्पस जो होता है कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ना और उसको समझना। तो पहले क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। हमको कुछ लाइफ के सिचुएशन को कंसिडर करना है और उसके बारे में क्या करना है? थिंक करना है, सोचना है। तो पहला कह रहा है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के दिन में, गर्मी के दिनों में मिल्क को आप क्या कर दीजिए? दूध को रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए। ठीक है, पहला। और ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, पहला हो। दूसरा, एन आयरन टाव या पैन या नील इज लेफ्ट एक्सपोजिंग ह्यूमिड एटमोस्फियर, यानी ह्यूमिडिटी एट एटमोस्फियर, जिसमें कुछ ह्यूमिडिटी हो, यानी बारिश के मौसम कह सकते हैं। वैसे मौसम में, वैसे एटमोस्फियर में आप क्या कीजिए? आयरन के रॉड या आयरन पैन को रख दीजिए। दूसरा, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड आप देखेंगे। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड जो डाइजेस्ट होता है, इसके बारे में सोचिए। वी रेस्पायर, हम लोग जो सांस लेते हैं उसके बारे में सोचिए। इन ऑल ऑफ सिचुएशन, सारे सिचुएशन में द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। इन सारे में इनिशियल जो सब्सटेंस है उसका नेचर एंड आइडेंटिटी जो है फाइनली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस somewhat changes finally. We have already learnt about the physical and chemical changes of matter in our previous classes. हम पहले के क्लासेस में फिजिकल चेंजेस मैटर का और केमिकल चेंजेस इन मैटर पढ़ चुके हैं। Whenever a chemical changes occur, we say that a chemical reaction takes place. जब भी कोई केमिकल चेंज आता है, whenever a chemical change occur, जब भी किसी चीज के केमिकल चेंज आकर, we say that a chemical reaction takes place. जब भी किसी भी कोई चीज में केमिकल चेंज आएगा तो हम उसको कहेंगे कि हमारा केमिकल जो है रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि बिना रिएक्शन के केमिकल चेंज आ नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं we have you may perhaps be wondering to what is actually meant by a chemical reaction, यानी एक्चुअली केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये हमको समझना है। How do we come to know that the chemical reaction has taken? कैसे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? Let us perform some activity. इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं and to find out the answer of each question. और ये सारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर देने की हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के क्या करते हैं? हम आंसर देने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। आप उसके नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक्टिविटी में क्या किया है कि दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस एंड इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। अपनी आंखों का प्रोटेक्शन स्टूडेंट को क्या करना है? रखना है। यानी कि
स्पेक्ट्रल्स या गूगल्स जो भी लगाना है। Clean a magnesium ribbon. Clean a magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing the sandpaper. Sandpaper से रब करके हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे। कितने cm? 2 cm का एक मैग्नीशियम 2 cm लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लेंगे। Hold it a pair of tongue and burn it using a spirit lamp या burner and collect the ash so formed in watch glass as shown in the figure। तो एक हम मैग्नीशियम का लिए और इस बर्नर के थ्रू, ये हो गया हमारा बर्नर, इस बर्नर के थ्रू हमें मैग्नीशियम के रॉड को क्या किए, बर्न किए। बर्न होने के बाद जो आश निकला वो आश यहाँ पे निकला, ठीक है ना। उसको हम लोग ग्लास वॉच ग्लास में क्या किए, एकत्रित कर लिए, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब ये तो एक्टिविटी करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि हमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्व हो रहा है इसमें एक्टिविटी में दिया हो। वी मस्ट ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए डेजलिंग फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न हो रहा है? बर्न विथ ए डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है। एंड चेंजेज इनटू व्हाइट पाउडर, और व्हाइट पाउडर के रूप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा व्हाइट मिला, एक कब फॉर्म हो रहा है, ड्यू टू मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन से फॉर्म होता है। तो हमको एक तो पॉइंट मिल गया कि केमिकल रिएक्शन जब होगा तो हो सकता है कि हमको लाइट मिले। क्या मिले? डेजलिंग साउंड, डेजलिंग लाइट मिले, ठीक है। या उसका जो आश हो उसके कलर में चेंज आए तो भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, यानी कलर चेंज हो या हमको लाइट मिले तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। कि अगर लाइट मिले, डेजलिंग लाइट मिले किसी भी फेनोमेना में, या कलर चेंज हो, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब एक्टिविटी 2 कर रहा है कि टेक फ्यू जिंक ग्रेनुअल इन ए कोनिकल फ्लास्क या ए टेस्ट ट्यूब। एक कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब में कुछ सल्फ्यूरिक जिंक ग्रेनुअल ले लेंगे। कोनिकल फ्लास्क यहाँ पे है, मैं आपको दिखाना चाहते थे। केमिकल फ्लास्क में हम क्या ले लेंगे, कुछ हम लोग जिंक ग्रेनुअल ले लेंगे इन ए कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब। इसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, कोन के टाइप का है, कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। हैंडल द एसिड विथ केयर। अब एसिड के साथ केयर से रहना होगा, क्योंकि एसिड से जल सकता है, कोई भी हाथ पे अगर पड़ गया तो हाथ जल जाएगा। Do you observe anything happening around the zinc granules? अब जिंक ग्रेनुअल्स को यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जिंक ग्रेनुअल डाला। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, उसमें क्या डाला, जिंक ग्रेनुअल डाला। फ्रॉम अबव दिस एक्टिविटी we said that the following observation of do you observe anything happening in around the zinc granule? zinc granule के around कोई भी चीज happen हुआ, observe। touch the conical flask या test tube, is there is any change in its temperature? उसको टच कीजिए और देखिए क्या कोई टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो देखिएगा कि टेम्परेचर में कुछ चेंज होगा। यहाँ से गैस भी, और से क्या होगा, गैस भी निकलेंगे, H2। तो ये दोनों जो एक्टिविटी किए, इससे हमको क्या पता चला कि फ्रॉम दिस 3 एक्टिविटी, ये तो हमारा पहला एक्टिविटी था वो जिंक मैग्नीशियम वाला, और एक और एक्टिविटी जो है कि टेक लीड नाइट्रेट। एक और एक्टिविटी इसी के साथ है, इसको साथ ही में है, साथ ही में एक और एक्टिविटी है। इसमें कल है कि
टेक द लीड नाइट्रेट solution in a test tube. Add the potassium iodide in this and what do you observe? तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमने किया होगा लैब में, या नहीं किया होगा तो करिएगा लैब में। तो फ्रॉम दीज एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी से वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अगर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर भीतर हो रहा है, किसी फ्लास्क में हो रहा है, किसी कंटेनर में हो रहा है, तो हम देख भी नहीं रहे, तो कैसे पता लगाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ? पहले केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे पता लगाएंगे? चेंज इन स्टेट। अब देखेंगे कि स्टेट में अगर चेंज हुआ है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे इसमें गैस निकला H2O, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, तो पहला में क्या हुआ था, हमारा डेजलिंग कलर आया था, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है। इसमें एक में क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया था, तो चेंज इन टेम्परेचर। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसको पता कैसे कर चलेगा? हम देखेंगे कि अगर चेंज इन टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ है, या तो चेंज इन स्टेट में कोई चेंज हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी स्टेट तीनों है, इसमें कुछ तो चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर में तो चेंज नहीं हुआ है, कलर में चेंज देखेंगे, और इवोल्यूशन ऑफ गैस देखेंगे। ये 4 कंडीशन है इन जिससे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये चारों हमको दिखाई देते हैं, चारों में से कोई भी एक दिखाई देते हैं, तो हम मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, हुआ, ठीक है ना। तो ये चारों में से कोई भी एक अगर दिखाई देते हैं तो हम लोग क्या मानेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। As we observe around us, we can see that there are variety of chemical reaction taking place around us. इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे पास वैरायटी जो बहुत प्रकार की केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। We shall study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर में हम बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन और उसके सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले ये जान जाओ कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है हो रहा है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो हमारा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है चेंज इन स्टेट, पहले तो स्टेट में चेंज होना चाहिए, या चेंज इन कलर, या कलर में चेंज होना चाहिए, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, या गैस निकलना चाहिए, या चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए। तो एक केमिकल रिएक्शन होगा, तो ऐसा चारों में से कोई एक, तो एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि केमिकल कैसे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस, पहले हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। एक्टिविटी 1.1 जो हम देख रहे थे, डिस्क्राइब दैट व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता था, इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते थे, जलाते थे, तो क्या बन जाता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता था। This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. इस प्रकार केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस फॉर्म में अगर डिस्क्राइब करें तो वो लॉन्ग होगा। It is written in a shorter form and the simplest way to do this write in the form of world equation. वर्ल्ड इक्वेशन के फॉर्म में क्या करते हैं, हम लिखते हैं। This world equation are given as a world equation है magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एचएस में क्या था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था,
तो LHS को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। LHS वाले को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। RHS में जो बन गया वो दोनों मिलके बना क्या, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। तो एक बार देखिए, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज द केमिकल चेंज ऑफ द इन द रिएक्शन ऑफ रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होगा जिसमें चेंजिंग होगा। क्या कर रहा है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन ए रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस है जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज, कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल चेंज हो रहा है उसमें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्टेंट बोलेंगे। एंड द न्यू सब्सटेंस ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और नया सब्सटेंस जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा इन दोनों के मिलने से, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ए वर्ल्ड इक्वेशन शो द चेंज इन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू ए एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। द रिएक्टेंट आर रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड LHS with plus sign between them, and similarly product is written as RHS with plus sign between them. The arrowhead toward the product so that the direction of the reaction, the arrowhead toward the point toward the direction of the reaction। तो arrowhead जो हमारा है वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। arrowhead क्या दिखाएगा, तो डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी केमिकल रिएक्शन का। वर्ल्ड इक्वेशन हो गया, वर्ल्ड इक्वेशन हो गया। वर्ल्ड इक्वेशन में एक हमको रिएक्टेंट मिल गया और एक क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, पहले वर्ल्ड इक्वेशन हो गया, अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो चलिए, Is there is any shorter way for representing the chemical equation? क्या कोई shorter way है chemical equation को represent करने का? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word. अगर word की जगह पे हम chemical formula use कर दे तो most useful होगा और concise होगा। A chemical equation represented a chemical reaction if chemical formula useful chemical formula instead of word. A chemical equation represent a chemical reaction. एक chemical equation जो होता है वो ही represent करता है एक chemical reaction। तो एक chemical equation जो हमारा होगा वो क्या represent करेगा, एक chemical reaction को भी रिप्रेजेंट करेगा। इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर हम लोग रिकॉल करते हैं फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द अबव वर्ल्ड रिटन एज Mg प्लस O2, दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, MgO2 बनाएगा। Mg प्लस O2 मिला तो क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Count and compare the number of atoms in each element in the LHS and RHS. LHS में number of atom of each element and RHS में number of atom of each element क्या करेंगे हम लोग, count करेंगे। क्या करेंगे, count करेंगे। Is there is the number in the each element is same in the both side? क्या दोनों साइड number of atom each element में same है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ each element में नंबर क्या है, सेम नहीं है। If not, then the equation is unbalanced. अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, unbalanced. तो if not, the equation is unbalanced. The mass is not same in the both side of the equation, and such chemical equation is called a skeleton chemical equation. तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कौन हो गया, जो बैलेंस्ड नहीं हुआ, यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं जिसमें
नंबर ऑफ एटम इन LHS और नंबर ऑफ एटम इन RHS इक्वल नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ एटम इन LHS और नंबर ऑफ एटम इन RHS इक्वल नहीं हो तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन इक्वेशन बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलेटन इक्वेशन। इक्वेशन 1.2 इज ए skeleton equation for the burning of magnesium in air। तो 1.2 जो है इक्वेशन 1.2 skeleton equation है, skeleton chemical equation for burning of magnesium in air। तो एयर में मैग्नीशियम का इक्वेशन जो है वहां पे वो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम इन LHS और RHS क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, अब वो तो स्केलेटन हो गया। अब केमिकल इक्वेशन जो है उसकी बैलेंसिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग के बारे में पढ़ना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं आगे बैलेंसिंग का। तो देखिए कह रहा है कि रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास दैट वी स्टडीड इन 9th क्लास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में 9th क्लास में पढ़े हैं कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होंगे और ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। दैट इज द टोटल mass of the element present in the product of a chemical reaction is equal to the total mass of element present in the reactant। यानी टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट में जो होगा और जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो होगा रिएक्टेंट में, दोनों क्या होगा? सेम होगा। यानी दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या होगा? सेम होगा, तभी वो बैलेंस टोटल रिप्रेजेंट द सेम। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो LHS और RHS दोनों में नंबर ऑफ एटम या मास सेम होगा। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम जो होगा वो दो क्या होगा? सेम होगा। आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं उसके पहले नंबर ऑफ एटम, या केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं उसके बाद का नंबर ऑफ एटम, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। We need to balance a skeleton chemical equation। skeleton यानी unbalanced। skeleton chemical equation is the chemical balanced। Let us learn about the balancing of chemical equation step by step। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब देखेंगे कि हम केमिकल रिएक्शंस जो हमारे हैं उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? कैसे बैलेंस करते हैं। The world equation in activity 1.3 में represented as, ये क्या है? वर्ल्ड इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन नहीं है, वर्ल्ड इक्वेशन। तो ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बना क्या? सल्फर जिंक सल्फेट बना है। ठीक है, एंड द अबव वर्ल्ड इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन में जिंक Zn(H2SO4), तो ZnSO4 प्लस H2 बना है। ठीक है, अब देखिए अब और आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए अब है ये Zn(H2SO4) प्लस H2 बना है।
अब हम क्या करेंगे, लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द बोथ साइड ऑफ एरो, यानी दोनों साइड, एरो के दोनों साइड के पहले एटम का नाम लिख दिया, पहले जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फिर रिएक्टेंट एलएचएस में और आरएचएस में इसके नंबर लिख दिए। जैसे एलएचएस में जिंक 1 है, आरएचएस में भी क्या है 1 है, दोनों ओर सेम है। एलएचएस में हाइड्रोजन 2 है, आरएचएस में भी 2 है। एलएचएस में सल्फर 1 है, आरएचएस में भी 1 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। As the number of atom in the each element is same in both side of the arrow, this is called balance equation। यानी ये कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस, क्योंकि इसमें दोनों साइड में क्या है, सेम, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि Fe प्लस H2O, तो Fe3O4 प्लस H2, Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। तो इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस इक्वेशन का। तो देखिए स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 कहता है हमारा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, तो बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूला है उसको बॉक्स में ड्रॉ कीजिए। डू नॉट चेंज एनी थिंग्स इनसाइड, उसके इनसाइड कुछ भी चेंज मत कीजिए। एंड द बॉक्स व्हाइल द बैलेंसिंग इक्वेशन। तो जैसे Fe था, Fe का एक बॉक्स बना लिया, H2O का एक बॉक्स बना लिया, Fe3O4 का और H2 का। और हम जितने भी एटम है वो लिखेंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर का क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो पहला काम था हमारा सारे को बॉक्स में लिखना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सारे को जितने भी फॉर्मूला है हमारे सारे को क्या करना है, बॉक्स में लिख देना है, बॉक्स बना देना है। तो उसके बाद सारे एटम को लिखना है, एलिमेंट्स जितने भी है उसको लिखिए। इसमें आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखिए। रिएक्टेंट में 1 आयरन है, प्रोडक्ट में 3 है। रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 2 है। रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 4। बस इतना लिख दीजिए। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कह रहा है कि इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट, मतलब ऑफ माने प्रायः, कन्वीनियंट मतलब आसान, टू स्टार्ट द बैलेंसिंग विथ ए कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो हमें बैलेंसिंग उस एटम से स्टार्ट करना है जिसके क्या हो, मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो उस एटम से हमको बैलेंसिंग स्टार्ट करना है जिसके नंबर क्या हो, मैक्सिमम। इट मे बी इन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट में भी हो सकता है या प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी में भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम देखते हैं 1 2 3, 1 to 1 है, 3 to 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम एक इसका है, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन को इन दिस कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट which is maximum number of atom. Use the criteria to select Fe3O4 and element is oxygen. Oxygen element का सबसे ज्यादा है। Therefore, there are 4 oxygen atom in LHS and only 1 in RHS. तो 4 LHS में है और 1 RHS में है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। The atom of oxygen, to balancing the oxygen, initial 1 H2O, to balance 1 into 4, तो उसको 4 से क्या कर देंगे, बैलेंस करने के लिए हमको H2 को 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। टू इक्वेट द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट
that we cannot the formula of the compound या element involved in the reaction. For example, to balance the oxygen atom, we can put coefficient 4 in H2O. तो हम ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे अगर हम 4 लगा देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। पार्शियली बैलेंस इक्वेशन, अब अभी तक ये बैलेंस हुआ है, लेकिन ये इक्वेशन जो है वो पार्शियली बैलेंस ही हुआ है, फुली बैलेंस इक्वेशन नहीं हुआ है। स्टेप 4, Fe एंड H एटम स्टिल नॉट बैलेंस, अभी भी Fe और H बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, इनमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे और हम प्रोसीड फर्दर करेंगे। लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन एटम को हम बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। एटम ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली कितना है, 8 इधर हो गया हाइड्रोजन और 2 इधर है, तो इधर 8 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर 2 है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। लेकिन अभी भी Fe बैलेंस नहीं है, तो भी हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, पार्शियली बैलेंस ही कहेंगे, पार्शियली बैलेंस ही कहेंगे। अब हम Fe को पिक करेंगे और Fe को बैलेंस करेंगे। स्टेप 4, एग्जामिन द इक्वेशन एंड पिक द थर्ड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, पिक करेंगे। एग्जामिन द इक्वेशन, पिक द थर्ड कंपोनेंट विच इज नॉट बैलेंस, वी फाइंड दैट वन एलिमेंट इज लेफ्ट बी बैलेंस, तो अब Fe है, 1 है, या इधर प्रोडक्ट में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से अब ये जो इक्वेशन बन गया उसको हम लिखे फिर से, तो यहाँ पे लिखे तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन का कैसा हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ये जो है फुली बैलेंस्ड बन गया, इक्वेशन क्या बन गया, बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। एंड द नंबर ऑफ एटम इन द एलिमेंट इन द बोथ साइड आर इक्वल and this equation is now balanced, and this method of the chemical equation, balancing of chemical equation, is called heat and trial method, as we make trial to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। तो इस तरह हमको क्या करना है, इस तरह अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग के इस मेथड को हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, एक एक करके हम हीट एंड ट्रायल करते हैं। तो पहला स्टेप था हमारा कि सारे को बॉक्स में घेर लेना है, बॉक्स में सारे फॉर्मूला को बॉक्सेस में कर लेने हैं। उसके बाद हम लोगों को सारे एलिमेंट लिखते हैं, उनके नंबर प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में लिखते हैं, और कन्वीनियंट होता है कि जो जिसका नंबर, जिस एलिमेंट का नंबर सबसे ज्यादा हो उससे हमको क्या करना है, बैलेंसिंग स्टार्ट करना है। तो बैलेंसिंग स्टार्ट करने का पॉइंट याद होना चाहिए कि बैलेंसिंग उसी एलिमेंट से स्टार्ट होगा जिस एलिमेंट में नंबर ज्यादा होंगे, जिस एलिमेंट का नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, संख्या क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, समझ गए। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि केयरफुली राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिन द अबव इक्वेशन इज बैलेंस, डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्या ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में बता रहे हैं। नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द इक्वेशन फॉर फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के बारे में इस इक्वेशन में कोई हमको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। टू मेक द मिल ही नहीं रहा, टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंटेन वाइड along the chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of the reactant and product are represented by, अगर कोई फॉर्मूला है G लिख दिया, L लिख दिया, aqueous लिख दिया, तो water respectively. The word equation aqueous is
रिटर्न इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो एक्वस जहां भी लिखा है यानी सॉल्यूशन ऑफ वाटर का सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ F3 है तो S लिखा है तो सॉलिड, H2O G लिखा है तो गैस, यहाँ भी S लिखा सॉलिड, यहाँ भी G लिखा तो गैस। नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that in this reaction water used in the form of steam। H2O में G लिखा है यानी इसका मतलब है कि यहाँ जो वाटर हम यूज किए हैं वो क्या है, स्टीम के रूप में क्या किया है, यूज किया है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड in the chemical equation unless it is not necessary to specify। तो फिजिकल स्टेट ज्यादातर केमिकल इक्वेशन में नहीं यूज होते हैं जब तक कि स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि हमको फिजिकल स्टेट यूज करना है, तब तक केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट क्या है, यूज नहीं होते हैं। तो इस तरह हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आज के लेक्चर में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे कंसेप्ट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ही स्टूडेंट देखेंगे और नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है। तो इसलिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।